हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट फैक्ट्स पर और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स की फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेटिव सीरीज। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हर हिंदुस्तानी को ये तारीख पता होगी, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक तारीख का नाम नहीं है, इसके पीछे सदियों की जद्दोजहद शामिल रही है। आज़ादी का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह, खदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस वगैरह के नाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज़ादी के संग्राम के कुछ गुमनाम हीरे ऐसे भी मौजूद हैं जो अब कब्रों में लेटे हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ गुमनाम आज़ादी के हीरोज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे ब्रिटिश राज के दरमियान सिर्फ एक हिंदुस्तानी अंग्रेज वायसरॉय या गवर्नर जनरल को कत्ल करने में कामयाब रहा है। इस मुजाहिद आज़ादी का नाम है शेर अली खान अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, शेर अली खान अफरीदी पंजाब के माउंटेड पुलिस के एक सिपाही थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कई जंगें भी लड़ी थी। उसके बाद एक जुर्म के इल्ज़ाम में उन्हें अंडमान निकोबार की एक जेल में डाला गया। लॉर्ड मायो, जिनका नाम रिचर्ड साउथवेल था, वो 1869 से 1872 के बीच भारत के अंग्रेज वायसरॉय रहे थे। वो 1872 में अंडमान जेल के निरीक्षण के लिए गए थे। 8 फरवरी 1872 को अंडमान के रॉस आइलैंड जेल में कैद शेर अली को तोपों की सलामी सुनाई दी। उन्हें पता लग गया था कि अंग्रेज गवर्नर जनरल अंडमान के निरीक्षण के लिए आ गए हैं। वो उसी वक्त से अपने चाकू को तेज करने लग गए थे। 8 फरवरी 1872 की शाम लॉर्ड मायो अपनी बीवी लेडी मायो और दूसरे फौजी ऑफिसर्स के साथ सनसेट का नज़ारा करने होप टाउन पहुंचे। शेर अली उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। जब लॉर्ड सनसेट का नज़ारा कर रहे थे तो शेर अली ने उनको चाकू मार दिया। लॉर्ड मायो ज़ोर से चीखे कि उन्होंने मुझ पर हमला किया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। इसके बाद जनरल स्टीवर्ट ने लॉर्ड मायो को सीधा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड से खड़ा नहीं हो पाया और उनके आखिरी अल्फाज थे, ज़रा मेरा सर तो ऊपर करो। उसके बाद लॉर्ड की मौत हो गई। शेर अली मौकाए वारदात से नहीं भागे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने ये कत्ल किया था। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस कत्ल के बाद शेर अली बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, हालांकि उनको पता था कि उनको अब फांसी ही लगने वाली है। 11 मार्च 1872 को शेर अली को अंडमान के वाइपर आइलैंड पर फांसी दी गई। एक अंग्रेज ऑफिसर लिखता है कि फांसी दिए जाने से पहले शेर अली ने अच्छे से पोज के साथ अपनी फ़ोटो बनवाई और अंग्रेज ऑफिसर से कहा कि दुनिया मुझे वायसरॉय के कातिल के तौर पर याद रखे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज़ादी के और एक शहीद रतन लाल वर्मा के बारे में। रतन लाल वर्मा मोहल्ला कोट के रहने वाले थे। 1930 में जब इनके मोहल्ले में पुलिस आई और इनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल ले जाने लगी तो ये गाड़ी के सामने लेट गए और कहा कि अगर गाड़ी जाएगी तो सिर्फ मेरे जिस्म के ऊपर से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अंग्रेज़ गाड़ी ड्राइवर ने उनके जिस्म के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। सन 1703 ईस्वी में दिल्ली में शाह अब्दुल रहीम के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसको हम शाह वलीउल्लाह दहलवी के नाम से जानते हैं। शाह साहब इब्तिदाई तालीम के लिए मक्का चले गए। जब वो सन 1740 में मक्का से इस्लाम की तालीम हासिल करने के बाद वतन लौटे तो उन्होंने पाया कि मुल्क के 4 बड़े बड़े हिस्सों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। शाह साहब सोचने लगे, मुल्क तो हिंदुस्तानियों का है, फिर इस पर अंग्रेज़ों का कब्जा कैसा। उस वक्त हिंदुस्तान की ऑफिशियल ज़बान फ़ारसी थी। शाह साहब ने कुरान का तर्जुमा अरबी से फ़ारसी में किया और इसके ज़रिए लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करने पर उकसाया। 1762 ईस्वी में शाह साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने 1772 में बाकायदा अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और हिंदुस्तान को उन्होंने दारुल हर्ब करार दिया था। दारुल हर्ब उसको कहते हैं जिस मुल्क में जंग चल रही हो और अमन नहीं है। शाह अब्दुल अजीज़ का 1772 का ये फतवा हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने की तरफ सबसे पहला इशारा था। इस फतवे पर सबसे पहले अमल हज़रत टीपू सुल्तान ने किया और इस फतवे की वजह से तकरीबन 18 लाख मुसलमान सर पर कफन बांधकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, चलिए दिल्ली ही के तज़किरे को आगे लिए चलते हैं। अंग्रेज़ फौजी ऑफिसर हेनरी कॉटन्स लिखता है कि 1857 की जंग के बाद दिल्ली से पेशावर तक की ग्रैंड ट्रंक रोड के दोनों किनारों पर तकरीबन 22,000 से ज़्यादा उलमाए दीन को फांसी पर लटकाया गया। अंग्रेज मेजर निखिल्सन हिंदुस्तानियों को फांसी देने का बड़ा शौकीन था। जब भी अंग्रेजी फौज हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करती तब निखिल्सन का नारा लगाकर हिंदुस्तानियों को फांसी दिए जाने के लिए ले जाया जाता। डेप्यूटी कमिश्नर कूपर लिखता है कि 1 अगस्त को दिल्ली में बकर ईद थी। ईद के कुछ दिन पहले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
अंग्रेज सरकार ने दिल्ली में काम कर रहे मुस्लिम अंग्रेज सिपाहियों को ईद मनाने के बहाने अमृतसर भेजा। उस ईद के दिन अंग्रेज सिपाही गिरफ्तार कैदियों में से एक के बाद एक कत्ल करते रहे। उस दिन टोटल 235 लोगों को अंग्रेज फौज ने कत्ल किया और जब हॉल खोला गया तो उसमें 45 कैदी भूख, प्यास, गर्मी और डर की वजह से मौत का शिकार हुए थे। इन सभी लाशों को एक वीरान कुएं में फेंक दिया गया। दोस्तों, हम अब बात करते हैं दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। दिल्ली में 1857 की जंग बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई। जब 1858 में जंग ख़त्म हुई और अंग्रेज़ दिल्ली में घुस आए तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। हुमायूं के मकबरे से बादशाह और उनके घर वालों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बादशाह के 4 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर, मिर्ज़ा खजर सुल्तान और मिर्ज़ा मुद्दू को दीवाने आम पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अंग्रेज़ फ़ौज ने चारों शहजादों के सर काटकर बादशाह की खिदमत में पेश किए। बूढ़े बादशाह के दिल पर जाने क्या गुजरी ये तो ऊपर वाला ही सही जानता है। 17 जनवरी 1858 को बादशाह पर मुकदमा चला और 17 अक्टूबर 1858 को बादशाह को रंगून रवाना किया गया। बादशाह की बीवी बेगम जीनत महल दिल्ली से कुछ जेवर बचाकर लाई थी। रंगून में ये सब जेवर भी बेचने की नौबत आ गई। बादशाह रंगून में जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहते और शायरी करते। कभी कभी दिल्ली की बहुत ज़्यादा याद आ जाती तो मदीना में मौत की तमन्ना करते। दिल्ली से कभी कभार कोई मिलने आ जाता तो उन मिलने वालों के ज़रिए बादशाह की शायरी दिल्ली पहुंचती थी। 7 नवंबर 1862 जुम्मे के दिन सुबह 5 बजे हिंदुस्तान और दिल्ली के आखिरी बादशाह हज़रत अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल हो गया। दिल्ली से दूर रहकर बहादुर शाह ज़फ़र ने खुद अपने बारे में ये शेर कहा था, ज़रा सुनिएगा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कोई यार में। दोस्तों, दिल्ली का ये उजड़ना कोई पहली बार नहीं था। दिल्ली इससे पहले भी उजड़ते और बसते आई है। दिल्ली पर सबसे पहले मंगोलों ने हमला किया, उसके बाद तैमूर का हमला हुआ, उसके बाद नादिर शाह ने भी दिल्ली को लूटा, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी दिल्ली को लूटा और उसके बाद मराठा फ़ौजों ने भी दिल्ली पर कब्ज़ा किया और उसके बाद 1858 में आखिरी मरतबा अंग्रेज़ों ने दिल्ली में तबाही बचाई। दिल्ली की इस बर्बादी की दास्तां पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तज़किरा दिल्ली ए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। सन 1826 में अंग्रेज़ों ने असम के इलाके में किसानों और ज़मींदारों से कई गुना ज़्यादा लगान वसूली करना शुरू कर दी थी। जिन गरीब किसानों को लगान देने में परेशानी होती थी उनकी जायदाद और ज़मीनों को हथिया लिया जाता। असम के दरंग इलाके के ज़मींदार राजनारायण से 54,000 रुपये लगान भरने का कहा गया था। राजनारायण के लगान चुकता करने के बाद भी अगले साल 21,000 रुपये बाकी रहने का कहकर उनकी जायदाद हथिया ली गई। इस कारण असम के जरहट इलाके में कुंवर गोमधर की अगुवाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत उठी। इस बगावत में असम के सिलहट इलाके के खासी कबीले के लीडर राजा तीर्थ सिंह भी शामिल हुए। तीर्थ सिंह के साथ उनकी जनता ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की। राजा तीर्थ सिंह को अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि अगर वो अंग्रेज़ों की हुकूमत को कबूल करते हैं तो उनकी रियासत उनको वापस दी जाएगी। इस पर राजा तीर्थ सिंह ने तारीखी जुमला कहा कि एक दिन आम आदमी की तरह मरना जिंदगी भर गुलाम राजा की तरह जीने से बेहतर है। उसके बाद तीर्थ सिंह को ढाका भेज दिया गया, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को ख़त्म कर दिया। कुंवर गोमधर को गिरफ्तार किया गया और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील किया गया। लेकिन आसाम में बगावतें उठती रहीं और 1839 में एक मरतबा अंग्रेज़ रेजिमेंट का कमांडर मेजर वाइट भी आसाम के बागियों के हाथ में आ गया। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आज़ादी के शहीदों के नाम गिनवाना मुमकिन नहीं। लाखों लोगों ने इस देश के खातिर अपनी जान कुर्बान की है, फिर भी हम कुछ का तज़किरा इस वीडियो में किए देते हैं। दोस्तों, भगत सिंह को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है देश की आज़ादी की लड़ाई में एक से ज़्यादा भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान की है। कीर सिंह के बेटे भगत सिंह, जिनकी पैदाइश 1881 की है, वो जलियांवाला बाग में शहीद हुए। इसके बाद बृजलाल सिंह के बेटे भगत सिंह, जिनकी पैदाइश 1898 की है, ये लाहौर में शहीद हुए। इसके बाद भंवर सिंह के बेटे भगत सिंह, जो पंजाब के ननकाना साहब से हैं, ये 1921 में पुलिस की गोली से शहीद हुए। इसके बाद प्यारा सिंह के बेटे भगत सिंह, जो कि होशियारपुर पंजाब के हैं, वो बर्मा में पुलिस हिरासत में शहीद हुए। इसके बाद पंजाब टेरा के भगत सिंह गोरका बाग मोर्चे में शहीद हुए
और फिरोजपुर के भगत सिंह आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए और जंग के दौरान शहीद हुए। अमृतसर पंजाब के इमाम दीन के बेटे इब्राहिम, जिनकी पैदाइश 1879 की है, वो जलियांवाला बाग में शहीद हुए। यूसुफ अली के बेटे इब्राहिम जी, जिनकी पैदाइश 1910 की है, वो 1946 में आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद करने की वजह से गोली का शिकार हुए। पेशावर के गफूर के बेटे अकरम खान पुलिस की गोली का शिकार हुए। मुरादाबाद के राम गोपाल के 2 बेटे अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पुलिस की गोली का शिकार हुए। मैसूर के कृष्ण के बेटे मारुति पुलिस की गोली का शिकार हुए। नारायण सिंह के बेटे उल्फत सिंह पुलिस के गोली का शिकार हुए। पेशावर के मोहम्मद सादिक के बेटे इलाही बख्श पुलिस की गोली का शिकार हुए। मुराद बख्श के बेटे इमाम दीन, जो कि अमृतसर पंजाब के थे, वो जलियांवाला बाग में शहीद हुए। रघुनाथ के बेटे अंबोलकर, जो कि अंबोलकर नागौर के थे, नागौर पुलिस की गोली का शिकार हुए। दोस्तों, हम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इतिहास की किताबें स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें शहीद होने वाले नामों से भरी पड़ी हैं। हमें चाहिए कि हम इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करें और अपने पूर्वजों को पहचानें। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम शहीदों पर बनी इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।